हेलो एवरीवन। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि और लिपि में सुधार के जो प्रयत्न हुए थे उनसे रिलेटेड ऐसे सवालों को जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होकर आपसे पूछे जा रहे हैं। उन्हीं सवालों को आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया है? हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश दिए गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए? यह किस में कहा गया है? अनुच्छेद 351 में ऐसा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट कर देते हैं। अगला सवाल, किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? आप सभी को पता होगा देवनागरी लिपि का विकास किससे माना जाता है? ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर डी को राइट कर लेते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? चार ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। राइट ऑप्शन आपको बताना है किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? 343 फर्स्ट के तहत। ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं आप लोग, ये 343 सेकंड वाला नहीं करना है। और तीसरा ऑप्शन है 334, अगला है 333 फर्स्ट। तो किसके तहत किया गया है? धारा 343 फर्स्ट के तहत, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे कहा गया, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? आप सभी को पता होना चाहिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है ना? ये भी आपको याद रख लेना है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है अगर आपसे पूछेगा तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। एक और डेट आपको याद रखनी है 10 जनवरी। एक और डेट क्या याद रखनी है आपको? 10 जनवरी। अगर आपसे पूछा जाएगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, अगर आपसे पूछ लिया विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाएगा, तब आप लोग कह दोगे 10 जनवरी को मनाया जाएगा। वैसे हिंदी दिवस पूछे तो 14 सितंबर को क्या करोगे आप लोग? राइट आंसर करोगे। दोनों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अब अगले सवाल की तरफ हम लोग साथ में बढ़ जाते हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? किस राज्य में हुआ ऐसा माना जाता है? अब बताओ फिर, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर राजस्थान। आप सभी को पता होगा कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। आप सभी को पता होगा सबसे पहले जो 8वीं 9वीं सदी के गुजराती राजा एक जयभट्ट थे, उनके लेख में मिलता है देवनागरी लिपि का उल्लेख, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सी को ही राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? अब बताओ फिर, स्वर वर्ण कितने हैं देवनागरी लिपि में? जो मानक हैं वह कितने हैं? 11 हैं। 11 यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला, कुछ ही क्वेश्चन इस वीडियो में है, 25 सवाल होंगे जहां तक है। उतने ही सवालों से क्या हो रहे हैं? क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अभी आपको पता चलेगा जो देवनागरी लिपि में सुधार हुए थे, जो गलतियों को दूर करने के प्रयास हुए थे, उनसे रिलेटेड भी बहुत सारी परीक्षाओं में सवाल रिपीट हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इस वीडियो को भी शेयर करना चाहिए। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है भारत की राजभाषा ... अंग्रेजी, हिंदी, भारत की सभी भाषाएं या फिर हिंदी एवं अंग्रेजी? बताओ फिर, भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी यानी ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और जो लिपि होगी वह देवनागरी होगी? यह किस में कहा गया आपको बताना है। अनुच्छेद 343 में कहा गया कि जो राजभाषा होगी संघ की वह तो हिंदी होगी और जो लिपि है वह देवनागरी होगी। किस में कहा गया? अनुच्छेद 343 में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है अगर आपसे पूछा जाएगा? अक्षरात्मक है देवनागरी लिपि। अक्षरात्मक यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वर्णनात्मक आपको नहीं करना है। कौन सा राइट करोगे? अक्षरात्मक राइट करोगे। ऑप्शन नंबर ए को राइट करने के बाद अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? लिपि जो नहीं है वो आपको बताना है। अरबी लिपि है, गुरुमुखी भी है पंजाबी की, देवनागरी तो है ही, अंग्रेजी नहीं होगा। फिर कौन लिपि नहीं है? अंग्रेजी लिपि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को राइट करने के बाद अगला सवाल, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ था? अब ये आपने पीछे पढ़ा, कौन से राज्य में? गुजरात में। अब आपसे पूछा गया
किसके शिलालेख में हुआ था? मैंने आपको बताया था किसके शिलालेख में, जयभट्ट के, राजा जयभट्ट के, यानी ऑप्शन नंबर डी में हमें दिखता है, ऑप्शन नंबर डी को ही राइट करते हैं। अगला देखो, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। अब बताओ फिर किससे माना जाएगा? ब्राह्मी से माना जाएगा, ब्राह्मी से माना जाता है देवनागरी लिपि का विकास। तो ऑप्शन नंबर डी को राइट कर लेते हैं। अगला सवाल देखो, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी? बताओ फिर, सबसे बड़ी विशेषता बतानी है आपको देवनागरी लिपि की। अब बताओ फिर, देखो, प्राचीन लिपि होना, हिंदी भाषा की लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, या फिर अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना। क्या राइट करोगे? इसमें से आप लोग राइट करोगे देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है कि सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक लिपि है और एक ध्वनि का एक ही संकेत इसमें है। ठीक है, एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत यहाँ होता है और सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक यह है। तो कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? अब देखो, ध्यान से पढ़ना है, हमें बताना है क्या सत्य नहीं है, यानी जो गलत बात यहाँ पर लिखी गई है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो, इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, यह वर्णनात्मक लिपि है, यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, या फिर बी और सी दोनों। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक चीज़, अगर आपको याद होगा तो देखो, अभी हमने पढ़ा कि जो देवनागरी लिपि है वह क्या है? अक्षरात्मक है। वह क्या थी? अक्षरात्मक थी। पहले वाले तो हमने किसको गलत कर लिया? इसको गलत कर लिया। फिर अब हमसे पूछा गया यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, क्या ऐसा होता है? नहीं, बाएं से दाईं ओर यह लिखी जाती है। देवनागरी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, दाईं ओर लिखी जाती है। यहाँ पर उल्टा लिख दिया है, यहाँ दाएं से बाएं लिख दिया है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, ये तो ठीक है, इस बारे में आपने पढ़ा भी होगा। हमें बताना था क्या सही नहीं है। बी भी सही नहीं है और सी भी सही नहीं है, यानी बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी को राइट करने के बाद अगला सवाल देखते हैं हमसे क्या पूछता है। भाषा और लिपि हैं क्या है? एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के विरोधी, दूसरे के प्रतिद्वंदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। भाषा और लिपि एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगला, बहुत ही कम सवाल हैं और हम थोड़ा तेज़ी में इनको बनाने की कोशिश करेंगे ताकि कम सवाल हैं और जल्दी में आप लोग इसे देख लें, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अगला सवाल देखो, लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? देखो, अब यहाँ पर दो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, स्टार लगा लेता हूँ दोनों सवालों के लिए। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको देखना है लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति क्या कहलाती होगी। ऑप्शन पढ़ो आप लोग, भाषा, वर्ण, लिपि, या फिर इनमें से कोई नहीं। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से अगर भाव प्रकट हो रहे होंगे तो वहाँ पर क्या राइट करोगे? लिपि राइट करोगे। कौन सा राइट हो जाएगा? लिपि राइट हो जाएगा। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से अगर भाव या विचार अभिव्यक्ति हो रही है तो। अब अगला सवाल देखो, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव व विचार की अभिव्यक्ति क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? भाषा कहलाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दोनों को एक बार आप लोग ध्यान से देखो। अगर आपसे पूछा गया वर्ण संकेतों की सहायता से, पूछा गया लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार अभिव्यक्त होते हैं तो वह लिपि होगी। अगर उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार व्यक्त होते हैं तो वह भाषा कहलाएगी। आई होप दोस्तों आपको दोनों में आप कन्फ्यूजन नहीं होगा। दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है। एक में उच्चरित ध्वनि संकेत है भाषा वाला, दूसरे में लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से है, वह लिपि है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और अधिक लोग कन्फ्यूजन में आकर इसको गलत कर देते हैं। आपको गलत नहीं करना है। अगला सवाल देखो, फिर इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में। अगला देखो, देवनागरी में अ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? 4 ऑप्शन है, विनोबा भावे, काका कालेलकर, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, या फिर नरेंद्र देव। किसने दिया था देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी का सुझाव? किसने दिया था? काका साहब कालेलकर ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसमें और भी ऐसे सवाल हैं जो आपको आने चाहिए। अभी एक और क्वेश्चन नीचे आएगा, उसमें मैं सारे सवाल एक एक करके डिस्कस भी करूँगा। अगला सवाल देखो, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? सिंपल सा सवाल है, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। ऑप्शन नंबर डी को राइट करने के बाद अगला सवाल। अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए में हमें राइट ऑप्शन दिखता है, तो ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब इसमें से देखने हैं आपको कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? ये क्वेश्चन बन सकता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किसने दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। जो देवनागरी लिपि
है इसके स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करना। एक क्वेश्चन तो आप लोग क्या कर लो, ये इंपॉर्टेंट कर लो। कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एक आपसे क्वेश्चन बनता है, जो पंचमाक्षर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखो जो वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं, पंचमाक्षर मतलब जो वर्ग में पांचवें में आते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। जैसे अंगो, यो, लो, नो या फिर मो। देखो वर्ग के पांचवें में आ रहे हैं ना, इन पंचमाक्षरों के स्थान पर किसने अनुस्वार अंग का प्रयोग करने का सुझाव दिया था? किसने अंग का प्रयोग करने का सुझाव दिया था इन पंचमाक्षर की जगह? ये क्वेश्चन अगर आपसे बन जाएगा तो क्या आप लोग राइट करोगे वो आपको बताना है। क्या करोगे? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने, श्याम सुंदर दास। अगर आपसे पूछा जाता है जो पंचमाक्षर हैं इनके स्थान पर अनुस्वार अंग का प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने दिया था। इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। दूसरा आता है तिलक फॉन्ट। एक क्वेश्चन आता है तिलक फॉन्ट। तिलक फॉन्ट किसका है बताओ फिर? तिलक फॉन्ट का प्रयोग किसने किया? तिलक फॉन्ट बनाकर देवनागरी लिपि में सुधार किसने आरंभ किया था? अगर आपसे पूछता है तो तिलक से आपको याद आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक। क्या? तिलक फॉन्ट बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये तो सिंपल है ना, इसको भी आप लोग याद कर लो। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा अगर आपसे पूछा जाएगा जो औ की 12 खड़ी है वह तैयार किसने की थी? औ की 12 खड़ी, औ की 12 खड़ी, इसको मैं सिंपल लिख रहा हूँ लेकिन आपको पूरा का पूरा याद रखना है। औ की 12 खड़ी तैयार किसने की थी? तब आप लोग क्या राइट करोगे? सावरकर बंधुओं ने की थी। किसने तैयार की थी? सावरकर बंधुओं ने की थी। ये हो गया आपका तीसरा सवाल जिसे आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब अगले की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं और चौथा सवाल ये तो आपको पता ही होगा। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। अगला देखो, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? अपने आप में ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। अब बताओ फिर इसमें क्या आप लोग राइट करोगे? आचार्य नरेंद्र देव थे। आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला, अब अगले में हमसे पूछा जाता है नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? काका साहब कालेलकर थे। ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो दोस्तों यहीं तक थे कुछ आज हिंदी भाषा से संबंधित देवनागरी लिपि और जो उसमें सुधार के प्रयत्न थे उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते होंगे, जरूर वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहता होगा। अगर ऐसा है तो अपने एक दो दोस्तों के साथ वीडियो को क्या कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और उन्हीं दोस्तों के साथ शेयर किया करो जो UKPSC, UKSSC या फिर आगामी किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उन्हीं दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी किया करो। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई वीडियो में। अगली नई वीडियो में भी ऐसे ही सवालों को लेकर आऊँगा जो कम होंगे और इम्पोर्टेंट होंगे। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।